नमस्कार, जागरण मंथन के इस एपिसोड में आज हम बात करेंगे आयुर्वेदिक साइंस के बारे में। कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में आयुर्वेदा कितना रेलेवेंट है, किस हद तक हम क्रॉनिक डिजीजेस को आज की दुनिया में, आज के परिप्रेक्ष्य में क्रॉनिक डिजीजेस को आयुर्वेदा से कॉम्बैट कर सकते हैं। इस पूरे विषय पर बात करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ एक खास मेहमान हैं, डॉक्टर सौरभ शर्मा। ये सीनियर आयुर्वेदा डॉक्टर हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। जैसे कि हमने बात कर रहे हैं कि आयुर्वेदा कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में कितना रेलेवेंट है, डॉक्टर शर्मा, बहुत पुरानी ये साइंस है। इसका कई जो हमारे स्क्रिप्चर्स हैं उसमें जिक्र भी है कि किस तरह से जो कॉन्कॉक्शंस बना करके ट्रीटमेंट किया जाता था। कितना सिग्निफिकेंट आयुर्वेद को आप प्रेजेंट सिनारियो में मानते हैं? Well, that's a very good question. कितना, तो my question will be 100%. Why? पहली बात तो जो आयुर्वेद है इट इज़ फ्रॉम द वेदास। हाँ, तो आयु का वेद, सो देर आर 4 वेदास, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो जो अथर्ववेद है उसका एक उपवेद है आयुर्वेद, यानी कि ये वैदिक लिटरेचर है। वैदिक लिटरेचर का मतलब हमारे एंशियंट स्क्रिप्चर्स में से। और मुझे बड़ा अच्छा लगा जब आपने 2-3 बार विज्ञान और साइंस का वर्ड बोला, बिकॉज कई बार लोग बोलते हैं कुछ भी नहीं है, ऐसे ही दादी नानी के नुस्खे हैं, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं। दिस इज़ अ साइंस। और रही बात आज के परिप्रेक्ष्य में अगर मैं बात करूं तो ये बहुत ही प्रैक्टिकल है, एंड स्पेशली इस कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में जहाँ पे सब हम लोग भाग रहे हैं, इम्प्रॉपर डाइट है, डेली रूटीन है, लाइफस्टाइल है, और बहुत सारी बीमारियाँ आ गई हैं। यू विल नॉट बिलीव, एट टाइम्स ऐसा भी होता है कि बीइंग डॉक्टर्स हमें पता है ये कौन सी बीमारी है, और ये सब बीमारियाँ जिसे आजकल हम ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स भी कहते हैं, वो सब क्यों आती है? इम्प्रॉपर डाइट, डेली रूटीन और लाइफस्टाइल से। इसलिए आयुर्वेद तब का मुझे नहीं पता, लेकिन आज तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। यंगस्टर्स एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए कितना आयुर्वेद पर डिपेंडेंट हो सकते हैं? मैं यंगस्टर्स इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि जो भी ये जो, चाहे हम हाई ब्लड प्रेशर की बात करें या हम डायबिटीज़ की बात करें, यंगस्टर्स अछूते नहीं हैं। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो रहे हैं, चाहे कार्डियक अरेस्ट की बात करें, चाहे कैंसर की बात करें। उनके लिए आयुर्वेद से कनेक्ट करना कितना ज़रूरी है? पर देखिए, सभी के लिए ज़रूरी है, चाहे वो एक छोटा बच्चा हो यानी एक नवजात शिशु जो पैदा हुआ, और चाहे वो एक दीर्घायु यानी कि एक सीनियर सिटीजन, ओल्डली एल्डरली पीपल हो। यंगस्टर्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज यंगस्टर्स, जैसा हम लोग हमेशा बोलते हैं, दे आर द पिलर्स ऑफ द नेशन, राइट? ओके, सो इफ़ दे आर नॉट हेल्दी तो फिर कुछ भी नहीं है। और हेल्दी रहने के लिए दवा लेना या किसी भी तरह के केमिकल्स को लेने से अच्छा ये है कि हम समझें आयुर्वेद साइंस को, हम समझें आयु के विज्ञान को, हम समझें सिंपल डाइट, लॉज ऑफ नेचर, दिन में खाना है, रात में किस समय सोना है, सिंपल चीज़ों को जिसको हम इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, स्पेशली यंगस्टर्स, बिकॉज ये लोग स्टूडेंट्स हैं, ये समझ रहे हैं, तो ये एक तरह का ज्ञान है। अगर ये इसको समझ लेंगे या ढाल लेंगे अपनी लाइफ में, तो जो बीमारियाँ आजकल बहुत जल्दी, आप भी बहुत कॉमनली देख रही होंगी, कार्डियक प्रॉब्लम्स होना, स्किन प्रॉब्लम्स होना, हेयर फॉल, ये सब होने लगा है। और इसीलिए हो रहा है क्योंकि हम उन लॉज ऑफ नेचर को मैनिफेस्ट नहीं होने दे रहे हैं, तो इसलिए ज़रूरी है ये। डॉक्टर सौरभ, बहुत बेसिक से शुरू कर रही हूँ कि प्रॉब्लम आजकल क्या होता है, पेट की प्रॉब्लम हर किसी को है, एंड कहते हैं कि गट के लिए लोग फिर अच्छा करने के लिए, पेट को ठीक करने के लिए आयुर्वेद का होम रेमेडीज़ हो गई, चाहे वो अजवाइन और नमक हो गया, चाहे और कोई आयुर्वेदिक नुस्खे हो गए, उनका सहारा लेते हैं। कोलोन क्लेंजिंग, हेल्दी गट, आयुर्वेद में क्या कहते हैं, क्या सल्यूशन है, और कितना ज़रूरी है एक हेल्दी बॉडी के लिए एक हेल्दी गट होना? वेरी नाइस क्वेश्चन, एंड ये मेरी स्पेशलिटी भी है और मेरा सबसे फेवरेट सब्जेक्ट भी है। बहुत डिस्क्रिप्टिव बात हो सकती है, बट शॉर्ट में समझाता हूँ। देखिए, अगर रूट सही नहीं होगी तो ट्री, स्टेम, लीव सब खराब होगा। इसलिए गट को आजकल वो सेकंड ब्रेन भी कहने लगे हैं, बट एक्चुअली ये फर्स्ट ब्रेन है। होता ये है कि अगर हम इम्प्रॉपर कुछ खाते हैं या रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशंस में, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, वी विल टॉक अ लिटिल बिट मोर अबाउट इट। अगर हम गलत फूड कॉम्बिनेशन में खा रहे हैं तो वो भी आपकी बॉडी में जाके एक टॉक्सिन बना रहा है, यानी कि वो बॉडी में पच नहीं रहा है। और जो टॉक्सिन बनाता है, पुराने लोग जानते हैं, इसको आमा कहते हैं, इनडाइजेस्टेड फूड। और जब ये इनडाइजेस्टेड फूड बॉडी में ट्रैवल करता है, चाहे वो ब्लड स्ट्रीम के थ्रू, चाहे वो लिम्फ के थ्रू, तो ये डिजीजेस क्रिएट करता है। तो गट तो सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें 2 चीज़ें आती है, पहला डाइट और दूसरा लाइफस्टाइल। डाइट की तो हमने बात की, आप टाइम से खाइए, गुड फूड कॉम्बिनेशन में खाइए, अच्छा खाइए, फ्रेश खाइए, जंक मत खाइए। फिर दूसरी बात आ जाती है लाइफस्टाइल। अब लाइफस्टाइल में इंपॉर्टेंट पार्ट आता है टाइमिंग्स का।
अक्सर मैंने लोगों को देखा है, लोग 10 बजे उठते हैं फिर 11 बजे ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं और दिन का खाना 4 बजे खाते हैं, रात का खाना रात को 10 बजे, तो पूरी साइकिल ही गड़बड़ हो गई। तो ऑल्दो आपने अच्छा भी खाया बट आपने रॉन्ग टाइम पे खाया। अगर आपने रॉन्ग टाइम पे खाया तो आपकी बॉडी में अगेन वो टॉक्सिन बनाएगा। यही मैं यहाँ पे सभी लोगों को निवेदन भी करूँगा, सबसे रिक्वेस्ट भी करूँगा कि आप सिंपल लॉज ऑफ नेचर से चलिए, क्योंकि आपका गट आपका मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट है और मोस्ट वीकेस्ट पार्ट भी। ये वीक भी हो सकता है, अगर ये वीक हुआ तो आपको बीमारियाँ देगा। आर्थराइटिस हुआ, आजकल बहुत कॉमन है ये, स्किन डिसऑर्डर्स हुआ, शायद आपको अजीब लगेगा बट एंजाइटी और डिप्रेशन भी कहीं ना कहीं रूट कॉजेज योर गट, कहीं ना कहीं। आप देखिए तो हर डिजीज़ कहाँ से शुरू हो रही है? आपके गट से। अगर आप गट को हेल्दी रखते हैं, लाइफस्टाइल को, फूड हैबिट्स को हेल्दी रखते हैं, तो आपको किसी भी तरह का कोई डिजीज़ ही नहीं होगा। डॉक्टर, आपने बहुत इंटरेस्टिंग एक बात बोली, रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशंस। ये कैसे आप डिस्क्राइब करेंगे कि कौन कौन से ऐसे फूड कॉम्बिनेशंस होते हैं जिनको आयुर्वेदा रॉन्ग बोलता है, गलत बोलता है, और जिनको सही बोलता है आयुर्वेदा? वेरी गुड क्वेश्चन। देखिए, रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशन की हम बात करते हैं, बहुत कॉमन सेंस से शुरू करते हैं। आपने कभी देखा कि हम लोग दूध में नमक डाल के खा रहे हैं? हम कभी भी नहीं खाते, है ना, नहीं खाते। तो देखिए, आयुर्वेद तो मैं इसीलिए हमेशा सबको बोलता हूँ, आयुर्वेद वो है जो कि हमारे ब्लड में, हमारे खून में है। हमारी जो घर में जो किचन, जो हमारा प्रिंसिपल्स हैं, मम्मी, दादी, चाची जो भी बनाते हैं, उसमें ये सब प्रिंसिपल्स ऑलरेडी फॉलो हो रहे हैं। तो रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशन का मतलब है, चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे दो दोस्त, है ना, अगर वो दोनों का ही नेचर एब्सोल्युटली अपोजिट है तो उनकी बनती नहीं है, उनकी लड़ाई हो जाती है, ज़्यादा दिन तक वो दोस्ती निभती नहीं है। उसी तरह फूड में है, अगर आप फूड के अंदर स्वीट और सॉल्टी साथ में ले रहे हैं तो वो निभेगी नहीं उनकी, है ना। जैसे दोस्ती नहीं निभती, उसी तरह से वो फ्रेंडशिप नहीं निभी, तो उसने टॉक्सिन बना दिया। लेट्स से फॉर एग्जांपल, चलिए कॉमन एक एग्जांपल लेते हैं। नॉर्मली लोगों का एक माइंडसेट होता है कि सुबह सुबह चाय और पराठा या ऐसा कुछ खा के जाते हैं। पराठा हैज़ गॉट सॉल्ट, चाय हैज़ गॉट मिल्क, सो दिस इज़ अ रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशन। या पोहा और दूध पी लेते हैं, सो दिस इज़ अ रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशन। या दूध के साथ आप नॉन वेज ले लेते हैं, दैट इज़ अ रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशन। स्वीट के साथ स्वीट चीज़ लीजिए, सॉल्टी के साथ सॉल्टी, पंजेंट के साथ पंजेंट। सो ये सारा टेस्ट, हर फूड की अपनी एक क्वालिटी होती है, उसका एक नेचर है। तो उस नेचर के अपोजिट अगर आप कुछ भी करेंगे तो वो टॉक्सिन क्रिएट कर देगा। आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग ऐसे कौन से फूड आइटम्स हैं जो आपके गट को हेल्दी रखते हैं? वेल देखिए, सबसे सिंपल और सबसे इंपॉर्टेंट तो हमारे सारे स्पाइसेस हैं, बिकॉज वी आर सो फॉर्चुनेट कि हमारे स्पाइसेस हैं। हमारे पास जिंजर है, सिनेमन है, क्यूमिन यानी जीरा है, अजवाइन है, लौंग है, ये सारे ही हमारे गट को हेल्दी रखते हैं। लेकिन यहाँ एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा, क्योंकि आयुर्वेद के अकॉर्डिंग शायद आप सभी लोगों को पता होगा, वात पित्त कफ 3 दोष होते हैं। बिल्कुल। उसी तरह आपकी बॉडी की प्रकृति भी होती है। तो आपको इन सभी स्पाइसेस, कॉन्डिमेंट्स, इवन फूड को भी आपकी प्रकृति के अकॉर्डिंग लेना चाहिए। ऑल्दो ये सब आपके गट को स्ट्रॉन्ग करते हैं, डाइजेशन स्ट्रॉन्ग करते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए कोई पित्त प्रकृति का इंसान है जिसकी बॉडी में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पित्त है, और एक नॉर्मल माइंडसेट है कि जिंजर हमारे लिए बहुत अच्छा होता है जी। या एक नॉर्मल माइंडसेट है कि हल्दी, कुरकुमा, टर्मरिक इस बहुत अच्छी है हम सबके लिए, पर क्या पता वो उस पर्टिकुलर इंसान के लिए अच्छी नहीं है। तो प्रकृति एनालिसिस अगर आपको है आपका, जो कि ऑब्वियसली आप एक वैद्य या डॉक्टर से कंसल्ट करके एक बार के लिए समझ सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप माइंडफुल ईटिंग करते हैं तो वो शायद बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा, एक और चीज़ डॉक्टर साहब, जैसे कि दही को लेकर के, कि दही कौन सा, क्योंकि गर्मियों के दिन चल रहे हैं तो लोग दही खाना, क्योंकि योगर्ट बोला जाता है, कर्ड आपके गट के लिए अच्छा होता है, आपके बॉडी के लिए ठंडा रखता है, तो ये दही का सेवन कब करना चाहिए? खट्टे का सेवन कैसे, आयुर्वेदा क्या बोलता है? वेरी नाइस क्वेश्चन। सॉरी, शायद आप लोग को अजीब लगे, बट दही का सेवन आयुर्वेद में कहा ही नहीं गया है। ऐसा कहा जा रहा है कि दही नहीं खाना चाहिए। क्यों? दही अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा इस स्रोतो अभिसंधि, यानी चैनल्स को ब्लॉक करने वाला। इसकी जगह आप थोड़ा सा चेंज करें, जैसे संस्कृत में कहा जाता है संस्कारो ही गुणांतर दानम, आप उसका संस्कार करें, यानी आप दही से छाछ बना लें तो वो 20 टाइम्स ज़्यादा गुण देने वाली है। दही आयुर्वेद में कहा जाता है स्ट्रेंथ देने वाला है, लेकिन अगर आपकी अग्नि वीक है, जो कि नॉर्मल, जैसा कि आपने बोला, हर किसी को आजकल पेट की दिक्कत है, इसलिए हमेशा आयुर्वेद में कहा गया कि आप छाछ पीजिए, उसमें हम स्पाइसेस यूज़ करिए, भुना जीरा मिलाइए, सेंधा नमक थोड़ा सा मिला लीजिए, अजवाइन मिला लीजिए, अगर आप चाहें तो उसमें थोड़ा सा धनिया पाउडर मिला लीजिए। दिस विल वर्क एज अ एपेटाइजर, यानी आपकी बॉडी में भूख को बढ़ाएगा, डाइजेशन को स्ट्रॉन्ग करेगा। एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम आजकल आपने सुनी होगी, IBS, ये हर दूसरे इंसान को, वो प्रॉब्लम यहीं पे है, क्योंकि डाइजेशन वीक है। अगर हम छाछ का सेवन करते हैं, स्पेशली इस गर्मी के सीजन में, इट्स वंडरफुल। किसी भी तरह का, यानी आयुर्वेद में कहा गया है, किसी भी तरह का उदर रोग यानी कि डाइजेशन रिलेटेड डिसऑर्डर छाछ से ठीक हो सकता है।
तो अच्छा आप ये कह रहे हैं कि दही ना लेकर के उसका जो दूसरा फॉर्म है छाछ वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहता है। जी। अच्छा एक और डॉक्टर साहब बहुत कॉमन जो प्रॉब्लम है कि सुबह उठ करके अमूमन, क्योंकि मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ की मैं बात कर रही हूँ, सुबह उठ करके ज़्यादातर लोग चाय पीना या कॉफ़ी पीना प्रेफर करते हैं। जैसे कि मैं और दूर नहीं जाऊँगी, खुद की ही बात करूँ तो चाय के बिना मुझे लगता है कि मेरा सर भारी है या मेरा प्रोडक्टिविटी, आई नो कि कहीं ना कहीं ये सारा चीज़ें ब्रेन में होती हैं, दिस इज़ ऑल अबाउट योर माइंड। लेकिन चाय एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ, आई थिंक फॉर एवरी वन हु इज़ ईदर वर्किंग या होम मेकर्स हैं या कोई भी, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर प्रोफेशन। चाय, अब मैं ये तो नहीं पूछूंगी फ़ायदे कितने हैं, लेकिन इम्पैक्ट क्या रहता है इसका? वेल देखिए, बहुत प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा। 140 करोड़ 150 करोड़ की जनता के लिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। चाय या कॉफ़ी पे हम क्यों डिपेंडेंट हुए? स्टिमुलेंट, कैफीन इज ए स्टिमुलेंट। हम सुबह उठते हैं, समझिए बहुत अच्छा सा कंसेप्ट समझाऊंगा इसको। सुबह का जो काल है, सुबह 6 से 10 का जो समय है वो कफ का समय है। कफ यानी जब आपकी बॉडी वीक होती है, फटीग होती है, टायर्ड होती है। आपने देखा हम सुबह सो के उठते हैं, सोचते थोड़ा और सो लूँ, थोड़ा और लेट लूँ, दिन में नहीं होता 11-12 बजे, क्योंकि वो कफ का समय है। अब उस समय हम लोग को चाय क्यों अच्छी लगती है? क्योंकि वो स्टिमुलेंट है, स्टिमुलेट करती है, एक्टिव हो जाता है इंसान। अरे चाय कॉफ़ी, एक्टिव हो गया। हम सोचते हैं चलो लेट्स टू स्टार्ट द डे लेट्स हैव चाय और कॉफ़ी। बट सोचने का विषय है, चाय या कॉफ़ी जिसमें कैफीन है वो पित्त को बढ़ाता है, हीट बढ़ाता है, इसलिए वो स्टिमुलेंट है। तो क्यों ना हम चाय या कॉफ़ी की जगह जिंजर ले लें, वो भी तो गर्म है, स्टिमुलेंट है। मेरे यहाँ पे मैं कोई एक स्पेशल तरह की चाय बनाते हैं हम लोग, उसमें कुछ स्पेशल नहीं है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, केवल जिंजर और हल्दी और कुछ भी नहीं है। और उसको हम लोग चाय का सब्स्टिट्यूट दे देते हैं कि चाय का सब्स्टिट्यूट है, क्योंकि दोनों ही चीज़ें उष्णवीर यानी गर्म है, तो स्टिमुलेट करती हैं। और जैसा कि आपने बोला कि वो ट्रेन योर ब्रेन, सो वी हैव ट्रेन्ड आवर ब्रेन लाइक दिस दैट यू नो विदाउट टी एंड कॉफ़ी वी कैन नॉट मूव। अगर हम उसको कुछ नहीं करना है, जिंजर को पानी में डाल के उसको उबाल लीजिए, थोड़ी हल्दी डाल लीजिए, आप देखिए आपको वही उष्णता, वही गर्मी महसूस होगी और वही एक्टिविटी फील होगी। वनस्पति इसके अगर आप चाय या कॉफ़ी लेते हैं तो ये शायद जग विदित है और सभी लोग इस चीज़ को अच्छी तरह जानते हैं कि कैफीन कहीं ना कहीं हेपेटोटॉक्सिक होता है, लिवर फंक्शंस को डिस्टर्ब करता है। तो एक तरफ आपका डाइजेशन या गट ऑलरेडी वीक है, फिर आप चाय या कॉफ़ी पी के उसको और वीक कर रहे हैं, तो नहीं, मैं एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात डॉक्टर साहब आपसे रखूँगी कि आपने बहुत अच्छी बात बोली कि गट आपका ऑलरेडी वीक है, उसको आप और वीक कर देते हैं कैफ़ीन लेकर के। 90% लोग ये कहते हैं कि भाई जो आपका रूटीन होता है कि आप चाय पिए बिना आपका पेट नहीं खुलता है, या चाय पिए बिना आपका जो भी आपका रूटीन, जो आपका लाइफ होती है, आप उसको नहीं एग्जीक्यूट कर पाते हैं, ये भी एक रीज़न है। तो आप ये मिथ प्लीज़ हमारे प्लेटफॉर्म पे आज प्लीज़। नो, डेफिनेटली दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन अगेन। इसको मैं सिंपल आम लोगों की भाषा में बोलता हूँ कि चाय पिए बिना मेरा पेट साफ नहीं होता। दिस इज द क्वेश्चन एक्चुअली, राइट? सो चाय पिए बिना पेट साफ क्यों नहीं होता? क्योंकि जब चाय पीते हैं, अगेन द क्वेश्चन, सेम लाइन, स्टिमुलेंट, वो स्टिमुलेट करता है, तो वो एक्टिव करता है। तो हमारे ब्रेन में देयर आर 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स, तो ब्रेन से सिग्नल जाता है स्टिमुलेट करने का। हर चीज़, आप चाय पी के देखिएगा, रोंगटे खड़े होते हैं, हर चीज़ एक्टिव होती है, सारे सेल्स, सारे मेम्ब्रेन्स आपकी एक्टिव होती हैं। तो इसलिए कहा गया है कि भाई आप चाय पीते हो तो स्टिमुलेट होता है। लेकिन अगेन वही बात, आप अपने ब्रेन को ट्रेन कर रहे हैं कि भाई तुम चाय पियो तभी तुम्हारा पेट साफ होगा। इसकी जगह, जैसा कि मैंने अभी सभी से रिक्वेस्ट की कि अगर आप ये जिंजर, बहुत सिंपल है, अदरक की क्या क्वालिटी है बताइए? गर्म है वो, है ना? अदरक की एक और क्वालिटी है, वो है वातानुलोमक, संस्कृत का वर्ड है, बट समझेंगे वायु को निकालने वाला। हर पहले या दूसरे इंसान को एब्डोमिनल डिस्टेंशन ये वायु है कि भाई मुझे गैस बनती है, आफरा, दिस इज अ वेरी कॉमन थिंग, है ना? और कॉन्स्टिपेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ गैस बनना। कॉन्स्टिपेशन क्या है? आपको मोशन क्लियर नहीं हुआ। मोशन कब क्लियर नहीं होगा? जब अंदर ड्राइनेस होगी आपकी कोलन के अंदर। उस कोलन की ड्राइनेस को निकालने के लिए आप चाय पीते हो कि भाई ड्राइनेस, एक्चुअली कैफीन से ड्राइनेस कम नहीं होती, रादर बढ़ती है। तो आप स्टिमुलेट करते रहते हो। इट्स बेटर कि आप, जैसे मैंने जिंजर का बोला, जिंजर टी पी लीजिए नॉर्मली, आप देखिए कुछ दिन में आपको मोशन ईजी होने लगेगा, बल्कि आपकी गैस की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। वेरी नाइस, वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा डॉक्टर, आपने एक और चीज़ बोली थी कि जो दोष के बारे में आपने बताया कि पित्त, वात और कफ, ये 3 दोष होते हैं। सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में अगर हम व्यूअर्स को समझाना चाहें कि आयुर्वेदा इसको कैसे डिफाइन करता है, पित्त दोष क्या होता है, वात दोष क्या होता है और कफ दोष क्या होता है? बहुत इजीली समझ लेते हैं इसको, बहुत ही सिंपल 2 लाइन में समझ लेंगे। ये दोषास जो हैं ये हमारी बॉडी के एनर्जी प्रिंसिपल्स हैं, है ना? जैसे लाइट जल रही है, इसके पीछे इलेक्ट्रिसिटी, हाथ मूव हो रहा है, इसके पीछे अलग काइनेटिक्स है। सो ये हमारी बॉडी में जितने भी फंक्शंस होते हैं उसके ये 3 एनर्जी प्रिंसिपल्स हैं।
वात जैसा कि नाम से ही पता चले वायु, एयर. सो एनीथिंग विच इज़ रिलेटेड टू मूवमेंट, हाथ हिलना, ब्रेन चलना, आँखें, सांस, जो भी ब्लड सर्कुलेशन, हमारी बॉडी में जो भी मूवमेंट से रिलेटेड है वो सब वात दोष है. ठीक है. पित्त, पित्त का काम क्या है? आग, आग का काम क्या है? जलाना, बर्न करना. यानी हमारी बॉडी में जितना भी मेटाबॉलिज्म हो रहा है, जो भी सेलुलर रिएक्शंस हो रहे हैं, डाइजेशन हो रहा है, सारा फायर से रिलेटेड काम किसका है? पित्त का. और कफ, जो कि नाम से ही पता चल रहा है, कफिंग है ना, नाम से पता चल रहा है कुछ लंग से रिलेटेड होगा, बट एक्चुअली ये है वाटर एलिमेंट. तो हमारी बॉडी में जो स्ट्रक्चर है, जो वाटर है, जो सेल्स में है, जो भी वाटर का पार्ट है वो है कफ. सो वात, पित्त, कफ, एयर, फायर, वाटर, सिंपल अंडरस्टैंडिंग में. और इसके बिना ये शरीर नहीं चल सकता. अच्छा, अगर ऐसा हो सकता है कि किसी पर्सन को तीनों दोष हो? एक्चुअली हम सब में वो तीनों दोष हैं. एक शब्द, एक संस्कृत का शब्द सुना होगा, सर्वनाम द्रव्याणि पंच भौतिकत्वानि. इट मीन्स एवरीथिंग इन द वर्ल्ड, इन द यूनिवर्स इज बेसिकली मेड अप ऑफ 5 एलिमेंट्स: एयर, फायर, ईथर, वाटर, अर्थ. एज दिस इज ट्रू, शायद हम सब लोग जानते हैं. द सेम थिंग, ऑल लिविंग बींग्स आर मेड अप ऑफ वाता, पित्त, कफा. ये तीनों के सहोत होते हैं. किसी में कुछ ज़्यादा होता है, ऐसा बोलते हैं ना, अरे आपकी तो पित्त प्रकृति है, या बोलते हैं वो कफ प्रकृति का है, या वो वात प्रकृति का है. तो दिस इज जस्ट द डोमिनेटिंग दोषा विच इज इनसाइड. सारे दोषास वाता, पित्त, कफा हम सबकी बॉडी में होते हैं, बस परम्यूटेशंस और कॉम्बिनेशंस अलग है. किसी में कुछ ज़्यादा तो किसी में कुछ ज़्यादा. किसी भी एक दोष के बिना ये शरीर नहीं चलेगा, तीनों दोष चाहिए. मगर ऐसा होता है कि किसी पर्टिकुलर पर्सन की जब बॉडी में, ऐसा आपके सामने कभी केस आया हो कि तीनों जो दोष हैं वो ऐसे लेवल पे हो कि तीनों एक्टिव हो? गुड क्वेश्चन, वेरी साइंटिफिक क्वेश्चन. ऐसा बहुत कम होता है, लेकिन एक्टिव शब्द को मैं थोड़ा सा डिफाइन करूंगा कि विशिएटेड हो, यानी इम्बैलेंस हो. ऐसा होता है. आई शुड नॉट यूज द वर्ड, बट कभी कभी जब हम कैंसर के पेशेंट्स की जब हम पल्स देखते हैं तो इस तरह का विशेषण दिखता है, क्योंकि कैंसर एक ऐसा डिसऑर्डर है, हम सभी लोग जानते हैं, जिसमें पित्त भी बढ़ेगा क्योंकि इन्फ्लेमेशन बढ़ा हुआ है, वायु भी बढ़ेगी बिकॉज इट्स इंक्रीजिंग लाइक क्रेजी, सो मेनी सेल्स आर ग्रोइंग, और कफ भी बढ़ेगा क्योंकि वो अंदर जैसे पस फॉर्मेशन या अंदर वाटर जो साइटोप्लाज्म है उसमें इन्फ्लेमेशन करता है. तो कैंसर के पेशेंट्स में यूजुअली जब हम पल्स चेक करते हैं तो अक्सर हमें तीनों दोषों विशिएटेड मिलते हैं. अच्छा डॉक्टर, अगर एक हेल्दी लाइफस्टाइल चाहता है कोई और आयुर्वेदा पर को साथ में लेकर के चलना चाहता है, तो ऐसे क्या लाइफस्टाइल में आप चेंजेस, आयुर्वेदा क्या बताता है कि आप सुबह उठें तो जैसा आपने एक हमें बताया कि जिंजर और हल्दी वाली जो चाय है उसको आप ले सकते हैं, ऐसे कौन सी चीज़ें और हैं जिनको आप एक डे टू डे लाइफ में आप इंक्लूड कर सकते हैं, आपके लाइफस्टाइल को हेल्दी बना सकते हैं? वेरी नाइस क्वेश्चन. देखिए, वन थिंग, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड भी चल रहा है, लोग लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो योरसेल्फ कि आप अपने आप को जाने कि आपकी प्रकृति कौन सी है. सब जगह क्वालिफाइड आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हैं, आप उनके पास जाके एक बार अपनी प्रकृति एनालाइज कराइए कि भाई आपका बॉडी टाइप क्या है और उसके अकॉर्डिंग कीजिए. लेकिन हाँ, आपका अच्छा सवाल है कि एटलीस्ट अ नॉर्मल दिनचर्या, अ डेली रूटीन, हाउ डज इट लुक्स लाइक? इट लुक्स वेरी सिंपल. हमारे वेदों में अच्छा सा साफ लिखा है, ब्रह्म मुहूर्त उत्तिष्ठते. इट मीन्स ब्रह्म मुहूर्त में उठिए. इसको लेके भी बहुत कंट्रोवर्सीज है कि ब्रह्म मुहूर्त कब है. तो ब्रह्म मुहूर्त है सूर्योदय से करीबन 2 घंटे पहले का, आप उस समय उठिए. अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद वो वात का काल है, उस समय आप उठिए, प्राणायाम करिए, योग करिए, आसन करिए अगर हो सकता है. नहीं तो चलिए मैं बहुत प्रैक्टिकल सी बात बोलता हूँ, चलिए 6 बजे तक हो जाइए, सिंपल चलते हैं. उसके बाद उठिए, यू शुड गो फॉर अ वॉक. आप पहले डेफिकेशन, यानी आपको जो भी नेचुरल एनर्जीज है उनको आप क्लीन करिए, राइट, डेफिकेट करिए. यू शुड गो फॉर अ वॉक, यू शुड हैव योगा, मेडिटेशन, एवरीथिंग. बट हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट है बॉडी के लिए, और मॉर्निंग मेरे हिसाब से शुरुआत हाइजीन से होनी चाहिए. उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है ओरल हाइजीन, क्योंकि अब हमने गट की बात की आज थोड़ी सी, गट को स्ट्रॉन्ग रखना है तो आपको ओरल हाइजीन बहुत ज़रूरी है. इसका मतलब आप ब्रश करिए, जिह्वा निर्लेखन, दैट्स अ संस्कृत वर्ड, इट मीन्स टंग स्क्रैपिंग. यू शुड स्क्रैप योर टंग. इसलिए नहीं कि जीभ कोई देख रहा है, इसलिए क्योंकि जब आप स्क्रैप करते हैं आपकी टंग को तो मुंह से, इट्स आयुर्वेद जो आपने शब्द बोला विज्ञान, मुझे बड़ा अच्छा लगा क्योंकि दिस इज ऑल साइंस. व्हेन यू स्क्रैप, सो बेसिकली सरफेस टेंशन से हमारे यहाँ पे ग्लैंड्स होते हैं डाइजेशन के, उससे एंजाइम्स निकलते हैं तो डाइजेशन की प्रोसेस बढ़ती है. एक तीसरा, एक सिंपल सा प्रोसीजर जो आजकल आपने शायद बहुत सुना होगा, उसे कहते हैं ऑयल पुलिंग या गंडूशा. जी जी जी, अमेजिंग है, अमेजिंग. इसमें क्या होता है, आपको कुछ नहीं, कुछ स्पेशल तेल, चाहे वात के लिए तिल का तेल हो, पित्त के लिए कोकोनट ऑयल और कफ के लिए सरसों का तेल हो, इस तरह से ऐसा मैं सबको बता दूं. तो वो तेल 1 से 2 चम्मच मुंह में लेके उसको स्विश करना होता है माउथ में 10 मिनट्स तक.
सरफेस टेंशन और स्पेसिफिक ग्रेविटी की वजह से जितना भी अंदर टॉक्सिन होता है जो ईसोफेगस में, उसको वो बाहर निकालता है, सो क्लींजिंग हो जाती है। तो देखिए आपने ओरल हाइजीन किया, इससे आपकी क्लींजिंग भी हो गई। सो मॉर्निंग शुरुआत जो आपका मॉर्निंग है वो रूटीन थोड़ा सा लेंदी जरूर आपको लगेगा कि इतना काम बता दिया डॉक्टर साहब ने, लेकिन ये बहुत ज़रूरी, इससे आपका पूरा दिन अच्छा जा सकता है। क्योंकि ओरल हाइजीन आप अच्छे से रखते हैं, सुबह का रूटीन आपका अच्छा होता है, तो आपका पूरा दिन हेल्दी जाएगा। एक और चीज़ डॉक्टर साहब कि टूथपेस्ट कौन सा यूज़ करें, क्योंकि कई सारे इस वक्त वीडियोस आ रहे हैं कि आप केमिकल बेस्ड टूथपेस्ट से पॉसिबिलिटी होती है कैंसर होने की, तो आप हर्बल टूथपेस्ट यूज़ करें। तो ये इस पे आप क्या कहेंगे, क्या एक्चुअली में, क्योंकि अब वो दातून लेकर के आना वो करना एक वो ईरा जा चुका है और वो प्रैक्टिकल भी नहीं है, क्योंकि लोगों को सुबह अपने ऑफिस पहुंचना है, अपना काम शुरू करना है। तो ऐसे में सिंप्लीफाइड चीज़ें अगर अवेल कर सकें और आप जैसे जो एक्सपर्ट्स हैं अगर वो गाइड करें, तो आई थिंक ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। वेल देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा, आयुर्वेद में तो दातुन का डिस्क्रिप्शन है, टूथब्रश का नहीं। उस दातुन से क्या होता था, थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाता हूँ, थोड़ा सा समझिएगा। दातुन करने से ना कि केवल दांत क्लीन होते थे, बट जो भी आजकल बहुत नॉर्मल लोगों को कैविटीज़, कैरीज, ये सब कुछ होता है, वो सब भी नहीं होता था, बिकॉज उसकी एक प्रॉपर्टी होती है, वो सब कषाय यानी कि एस्ट्रिंजेंट और पंजेंट टेस्ट होता था, जैसे नीम की दातुन बोलते थे। तो उससे ओरल हाइजीन भी होती थी और कैविटीज़ या कैरीज भी नहीं होती थी। बट आई अंडरस्टैंड इन दोनों पॉसिबल नहीं है, प्लस साथ में आपको बाकी सारी चीज़ें जो इट शुड लुक गुड ऑल्सो, वो भी चाहिए। तो उसके लिए कोई भी आप हर्बल टूथपेस्ट यूज़ करिए। देखिए मैं किसी एक का नाम नहीं लूँगा, कोई भी आप यूज़ करते हैं, लेकिन माय फ्रेंड्स आप साथ में ये टंग स्क्रिपिंग और ऑयल पुलिंग ज़रूर करिए, बिकॉज आई एम सॉरी टू से जो एडल्ट्रेशन है वो कहीं ना कहीं सब जगह थोड़ा बहुत है। कोई भी टूथपेस्ट बना लोगे उसमें कहीं ना कहीं उसको चाहे उसको कोई प्रिजर्वेटिव, चाहे कुछ ना कुछ केमिकल थोड़ा बहुत यूज़ करना पड़ेगा, अदरवाइज़ वो लाइफ ख़राब हो जाती है उसकी। तो ऐसे में कम से कम उससे बचने के लिए हम लोग और ये दो प्रोसीजर साथ में करते हैं, तो इट विल बी एटलीस्ट ईजी एंड वर्किंग एज वेल। और आपके घर में ऐसी, जैसे कि मैंने अपना लास्ट सवाल आपसे पूछा था, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपके घर में अवेलेबल होनी चाहिए या डे टू डे, जैसे आपने ओरल हेल्थ के बारे में बताया कि हम दिन की शुरुआत ओरल हेल्थ को ध्यान में रखते हुए कर सकते हैं, खाने से पहले या खाने के बाद, या जैसे कि ऑफिस में है तो सब टिफ़िन पैक करके लेकर के जाते हैं, ऐसा कोई पर्टिकुलर रूटीन आप सजेस्ट करेंगे फॉर हेल्दी लाइफस्टाइल अगेन? दैट्स अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन। जैसा कि मैंने पहले बोला, यहाँ भी बिफोर सेइंग द नेक्स्ट वर्ड्स आई वुड से कि आपकी प्रकृति के अकॉर्डिंग ये डिफाइन होता है, क्योंकि किसी के लिए जिंजर अच्छा है, किसी के लिए नहीं है, किसी के लिए फेनल अच्छा है, किसी के लिए नहीं है। बट एज अ थंब रूल बहुत सिंपल सा मैं बोलूँगा, एक तो जो आपने डेली रूटीन की बात की उसमें थोड़ा सा और ऐड करूँगा, सेल्फ अभ्यंगा संस्कृत का शब्द है, इसका मतलब है सेल्फ बॉडी मसाज। अक्सर लोग बॉडी मसाज के लिए इधर उधर जाते हैं, बट वो सेल्फ लव या सेल्फ केयर तो मिस हो ही जाता है। तो अगर आप चाहे हफ्ते में 1 या 2 बार अपनी बॉडी पे खुद तिल के तेल से या कोकोनट ऑयल से या सरसों के तेल से मसाज करते हैं, ये बहुत ही अच्छा है फ्रेंड्स। मैं आज यहाँ किसी भी तरह की कोई दवा या की बात नहीं करना चाहता, लेकिन ये सिंपल चीज़ें बहुत अच्छी हैं। इससे आपकी स्किन अच्छी होती है, लोग बोलते हैं मुझे स्किन ख़राब हो रही है, अच्छी होती है। ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, आपका डाइजेशन अच्छा होता है, देखिए डाइजेशन भी, ये सारी चीज़ें अच्छी होती है। रही बात जो आपका मेन क्वेश्चन है कि क्या चीज़ नॉर्मली लोगों को रखनी चाहिए घर में या ऑफिस में इस तरह से, तो हम लोग गट की बात हमने 2-3 बार की। अब गट को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए हमें कैटलिस्ट चाहिए, कैटलिस्ट दवा की जगह हमें कैटलिस्ट चाहिए। जैसे हींग हुई, हींग इज़ निर्दोष, यानी इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, यानी तीनों प्रकृति के लिए अच्छा है। तो आप कुक करते हैं उसमें आप हींग थोड़ी सी ज़रूर डालिए, बहुत अच्छी है। आप दालचीनी बहुत कम हम लोग यूज़ करते हैं या कुछ स्पेशल डिशेज़ में यूज़ होती है, बट अगर आप दालचीनी रेगुलर यूज़ करते हैं तो अच्छा है। अगर आप ऑफिस जाते हैं तो सिंपल सा तरीका बताऊँ, थोड़े से अदरक है ना अलग से ले जाया करिए। खाने से पहले थोड़ी सी अदरक को अपने टिफ़िन में ऊपर रख लीजिए, ऊपर वाले शेल्फ में, उसको थोड़ा सा चबा लीजिए। अग्नि को बढ़ाता है ये, तो डाइजेशन कैपेसिटी स्ट्रांग हो जाएगी। सो खाने से पहले थोड़ी सी अदरक और खाने के बाद थोड़ा सा या तो भुना हुआ जीरा या फिर थोड़ी सी सौंफ, डाइजेशन प्रोसेस फास्ट हो जाएगा। अदरवाइज आप काम करके दोबारा डेस्क पे बैठे हैं तो फिर आपको ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन, वो सब कुछ होगा। बहुत प्रैक्टिकल है, बहुत इजी है, मतलब इतना ज़्यादा कुछ करने वाली बात नहीं है, बहुत सिंपल से चेंजेस हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आजकल हालांकि काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं जिनके बारे में मैं बात करूँगी, लेकिन आपने एक बात मेंशन करी थी कि आप जा करके अपने वैद्य को या अपने डॉक्टर को, जो आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, उनको जा करके चेकअप कराइए। वो आपके जो तीनों आपके दोषाज हैं उनके बारे में आपको बता देंगे। अकॉर्डिंगली आप अपनी लाइफस्टाइल देख सकते हैं, चूज़ कर सकते हैं कि क्या आपके लिए अच्छा है, क्या नहीं अच्छा है।
नाड़ी परीक्षण की शायद आप बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल। नाड़ी परीक्षण कितना एक्यूरेट होता है और नाड़ी- कैसे करते हैं? कैसे करते हैं नहीं बता सकता। नहीं, नाड़ी परीक्षण बहुत ही अच्छी विद्या है, बहुत ही, हमारा जो आयुर्वेद में मेन डायग्नोस्टिक टूल है वो नाड़ी परीक्षण है। और मैं मेरी साइंस में, मुझे 18 साल हो गए प्रैक्टिस करते हुए, तो मैं मेरी साइंस में बोलता हूँ कि नाड़ी परीक्षण केवल एक डायग्नोस्टिक नहीं, हीलिंग टूल भी है। इसका सिंपल एग्जांपल देता हूँ। जब हम किसी को स्पर्श करते हैं ना, आयुर्वेद में कहा जाता है दर्शन स्पर्शन प्रश्नम परीक्षे च रोगिणम। इट मीन्स दर्शन लाइक देखकर, स्पर्शन टच करके, और प्रश्नम मीन्स क्वेश्चन करके आप डायग्नोसिस करते हो। इट्स नॉट लाइक दैट यू गो फॉर द ब्लड टेस्ट एंड थिंग्स लाइक दिस। सो इसलिए आयुर्वेद में बहुत ही ज़रूरी है नाड़ी परीक्षण। रही बात एक्यूरेसी की, सो बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात बता रहा हूँ। एक्यूरेसी एक वैद्य की, एक डॉक्टर की दक्षता यानी उसके स्किल्स पे निर्भर करती है। बट नाड़ी परीक्षण इज़ अ वेरी गुड साइंस, वेरी गुड डायग्नोस्टिक टूल एंड हीलिंग टूल। जब हम नाड़ी परीक्षण करते हैं, हम ना केवल ये पता करते हैं कि आपको कोई डिजीज़ है, बल्कि हम ये भी पता करते हैं कि आपकी बॉडी में कौन सा दोषा इम्बैलेंस है और उसकी वजह से आगे क्या हो सकता है। देखिए ये सबसे अच्छी चीज़ है। बीमार होकर डॉक्टर के पास तो सभी जाते हैं, बट अगर आप टाइम टू टाइम अपने वैद्य से, क्वालिफाइड डॉक्टर से नाड़ी परीक्षण कराते हैं, तो आपको ये भी बताएगा कि मैम आपको आगे ये डिजीज़ हो सकती है, इसके लिए आप ये प्रिवेंटिव मेजर्स कर दो। क्योंकि आयुर्वेद का जो प्रयोजन है या जो मेन एम है वो है स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम। इट मीन्स टेकिंग केयर ऑफ योर गुड हेल्थ। इफ़ यू आर हेल्दी, सो प्रमोशन ऑफ द हेल्थ इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। सो इसलिए नाड़ी परीक्षण तो बहुत ही अमेजिंग है। और ये कितना फ्रीक्वेंट करवाना चाहिए? हाँ, दैट्स अ वेरी नाइस क्वेश्चन। देखिए अगर आप हेल्दी हैं तो आपको, हमारे यहाँ कितनी ऋतुएं हैं? 6 ऋतुएं। अभी परसों ही मेरी एक पेशेंट ने मुझसे ये बात बोली थी। परसों एक पेशेंट आई, नॉर्मली लोग बीमार होकर आते हैं, मैंने उनसे सब देखा, मैंने कहा आपको कुछ भी नहीं है। एंड शी सेड एग्जैक्टली डॉक्टर साहब मुझे कुछ भी नहीं है, बट मैं आई हूँ क्योंकि अब हम वसंत ऋतु से ग्रीष्म ऋतु में ट्रांजिट कर रहे हैं। तो हर ऋतु में जब चेंज होता है तो उसकी एक ऋतुचर्या है, यानी रूटीन है, रिजाइम है। सिंपली अंडरस्टैंडिंग, विंटर्स में हम लोग हैवी खा रहे थे, लड्डू खा रहे थे, ड्राई फ्रूट्स खा रहे थे, बट जैसे ही हमारी स्प्रिंग आई और समर्स आई, हमारा खाना चेंज हो गया। तो ये जो सीजनल ट्रांजिशन है, थोड़ा सा टाइम ये बड़ा डेंजरस होता है। इसीलिए लोग बोलते हैं कि मौसम बदल गया इसलिए बीमारियां हो गई। तो बेसिकली आपका लाइफस्टाइल चेंज नहीं हुआ इसलिए आपको बीमारी हुई, हर किसी को नहीं हुई। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर सीज़न जब चेंज हो रहा है तब आपने अपने डॉक्टर से मिलिए, तो आपको आपकी प्रेजेंट सिचुएशन बताएगा, प्लस अगले 2 महीने यानी अगली जो ऋतु है उसमें कैसे लाइफस्टाइल जीना है वो बताएगा। और ये जो नाड़ी परीक्षण होता है, ये खाली पेट होता है डॉक्टर सौरभ? हाँ बिल्कुल खाली पेट होता है, लेकिन जब हम जैसे लोग जो रोज़ 100 पेशेंट देख रहे हैं, 100 पेशेंट को खाली पेट नहीं रख सकते, तो प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पे मैं उनको ये बोलता हूँ कि 3 घंटे की फास्टिंग रखिए। क्योंकि आप 10, 20, 30 तो देख लेंगे, बट जब 12, 1 बज जाएगी तो लोगों को भूख लगेगी। तो इसलिए आप 3 घंटे की फास्टिंग के बाद भी किसी वैद्य के पास जाते हैं, बिकॉज 3 घंटे में आपका डाइजेशन इतना स्ट्रांग होता है या ऐसा होता है कि वो एसिमुलेट कर लेता है फूड को, सो इट डजंट रिफ्लेक्ट ऑन योर पल्स। सो 3 घंटे की फास्टिंग के साथ आप किसी भी डॉक्टर के पास दिखा सकते हैं।